नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। 2014-2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इन दोनों सरकारों में मुखिया रहे नरेंद्र मोदी, यानी देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। जी हाँ, 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, लेकिन यह अप्रत्याशित है। 2014 में 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े थे उनसे कहीं इतर है 2024 के भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के आंकड़े। 2019 में 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और सहयोगी दलों को लेकर 353 सीटों पर राजग यानी एनडीए अपनी कामयाबी लेकर खड़ा था। अब इसे यूँ भी कह सकते हैं कि 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, जबकि 50 सीटें उसके सहयोगी दलों ने जीती थी। इस तरह से 353 सीटें राजग यानी एनडीए की लोकसभा में थी और देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी और उन्होंने यानी नरेंद्र मोदी ने इस बहुमत के सहारे अपनी सरकार चलाई। 2014 में अच्छी सरकार चलाई, 2019 में अच्छी सरकार चलाई। अच्छी सरकार से आशय यह है कि विपक्ष के बिना रोक टोक के वह अपनी राय, अपने मत को लेकर आगे बढ़ते रहे और उनके मार्ग में यानी सरकार चलाने के रास्ते में कहीं कोई बाधा नहीं बन पाया विपक्ष। लेकिन 2014 के बाद स्थितियां धीरे धीरे बनती बिगड़ती चली गई। 2019 में देखें तो 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थीं और 50 सीटें सहयोगी दलों की थीं। इस तरह से 353 सीटें लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की 2019 के सत्र से चली आ रही। सत्र मतलब 2019 में जो सरकार बनी उसमें 353 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास था। आखिर अब एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर 2024 में भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह चुनाव में क्यों गिरी। अब देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करीब 65 सीटें उत्तर प्रदेश से मिली थी, लेकिन 2024 में पूरा समीकरण भारतीय जनता पार्टी का बिखरा बिखरा नजर आया, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में औंधे मुंह गिरी। न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में उसके हालात बेहद खराब रहे, यानी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा वह बेहद निराशाजनक और बेहद खराब रहा। अब वैसे देखें तो देश का सबसे बड़ा प्रांत है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। इन 80 सीटों में 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुल 33 सीटें मिली हैं और 3 सीटें उनके सहयोगी दल यानी भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उनको 3 सीटें मिली हैं। इस तरह से कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में केवल 36 सीटें भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के खाते में गई हैं, जबकि 238 सीटें पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं और 291 यानी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को मिला लिया जाए तो 291 का आंकड़ा सामने आ रहा है। जाहिर सी बात है कि 291 और 353 में एक बड़ा फर्क है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर 303 सीटें हासिल की थी, जबकि इस वर्ष यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 238 सीटें हासिल की हैं। इस तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 65 सीटों का बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे भारतीय जनता पार्टी न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश पे अपना जनाधार खोते नजर आई और औंधे मुंह गिरी। 2024 के लोकसभा चुनाव घोषित होने से पहले, ठीक पहले यदि देखा जाए तो हर व्यक्ति, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी का यह मानना था या कहना था कि भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान जिसे टिकट दे देगा संसदीय चुनाव का यानी लोकसभा का प्रत्याशी बना देगा, उसे एक तरह से यह माना जाए कि
भारत का निर्वाचन आयोग का प्रमाण पत्र है। यानी इस तरह से माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जिसको टिकट दे दिया उसका सांसद बनना करीब करीब तय है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी मान रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जो 2014 में नारा दिया था कि अब की बार मोदी सरकार, इसके बाद 2019 में नारा दिया कि चौकीदार, और 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया कि अब की बार 400 पार, यानी 400 संसदीय क्षेत्रों में परचम लहराने का भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य था, उसका ख्वाब था, उसका सपना था। लेकिन इस सपने को, इस ख्वाब को और इस लक्ष्य को, भारतीय जनता पार्टी के इस लक्ष्य को तगड़ा झटका लगाए। अब आइए विचार करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को यह तगड़ा झटका क्यों लगा। जैसा कि लोकसभा चुनाव के पहले सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी जिसे टिकट दे देगी उसका संसद जाना तय है, यानी उसका सांसद बनना तय है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में औंधे मुंह गिरी। अब जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने फैसला लिया था 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कि प्रत्याशी चयन में बहुत सारी चीज़ें देखी जाएंगी, यानी प्रत्याशी चयन एक बड़ी कसौटी होगी जिसमें किसी भी प्रत्याशी की उसकी कार्य क्षमता, उसकी ईमानदारी, उसका कार्य क्षेत्र में रहना, विकास कार्यों के प्रति, जन समस्याओं के प्रति गंभीर रुचि रखना, इसके सहित बहुत कुछ इसमें, यानी जो पैमाना था भारतीय जनता पार्टी का उसमें बहुत कुछ शामिल था। लेकिन जब प्रत्याशी 2024 के लोकसभा चुनाव के भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए तो इसी के साथ आम आवाम में एक विरोध, जो शांत विरोध था वह विरोध मुखर होता गया और प्रत्याशियों का, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी सामने आए उनका जबरदस्त विरोध भी किया गया। हालात तो यहाँ रहे कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठनों, उसके अनुषंगिक संगठनों ने भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को लिखकर प्रत्याशी के प्रति विरोध भी व्यक्त किया कि यह प्रत्याशी सर्वथा अनुपयुक्त है इस स्थान के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान, या यूँ कहें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जिसको फाइनल कर दिया कि उसे चुनाव लड़ाना है, या इसे दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि यह तानाशाही भरा रवैया भारतीय जनता पार्टी हाईकमान का रहा कि जिसे टिकट दे दिया उसे चुनाव तो लड़ाना ही है। भले ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या जनता या मतदाता उसे पसंद करें या ना करें, भारतीय जनता पार्टी उसे चुनाव जितवा कर ले आएगी, ऐसा हाईकमान का मानना था। लेकिन जब परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी के सपने बिखर गए। 400 पार तो क्या रहा, उसको अपना बहुमत हासिल करने में भी अब लाले पड़ रहे हैं, क्योंकि 543 सीटों वाली संसद के लिए आवश्यक है कि 272 सीटों का आंकड़ा किसी भी राजनीतिक दल के पास होना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास यह आंकड़ा 238 के आसपास है, और अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो उसका यह आंकड़ा 291 पहुंच रहा है, तब जब उसके सहयोगी भी उसके साथ में हैं। ऐसे में बड़ी मुश्किल दिख रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को औंधे मुंह गिरना पड़ा और वह कुछ समझ नहीं पाई। इसमें सबसे बड़ा कारण जो सामने आ रहा है कि वह यह आ रहा है कि अभी तक जो सांसद बने उन्होंने सांसदी का केवल आनंद लिया और अपने क्षेत्र में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे जनता या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस नेता को सिरोधार्य करते, उसे सिर माथे बिठाते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा और वह औंधे मुंह गिरी। जिस तरह से देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को केवल 33 सीटें मिली। सहयोगी दलों को मिलाकर उसके पास यह आंकड़ा 36 का है, यानी 36 सांसद भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल 36 सांसद केवल निकाल पाए उत्तर प्रदेश की 80 सीटों से।
जबकि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय राजनीतिक दल है समाजवादी पार्टी, उसने इनसे कहीं यानी एनडीए से कहीं अधिक सांसद 37 सांसद समाजवादी पार्टी के चुनकर सामने आए। तो इस तरह से देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि एनडीए को भी यूपी में काफ़ी पीछे छोड़ दिया। अब भारतीय जनता पार्टी की हार के पीछे यानी जो पराजय हुई है, जो उसको क्षति हुई है आंकड़ों की, उसके पीछे देखा जाए तो एक नहीं अनेक कारण सामने आएंगे कि जिस मौजूदा सांसद के प्रति जहां नाराजगी थी, उस नाराजगी को बिना देखे बिना समझे उसी सांसद को रिपीट कर दिया गया। ये हालात तो यहाँ तक दिखे कि कई बुजुर्ग यानी जो बीमार हैं, जो चल नहीं पाते, जो फिर नहीं पाते, जो संसदीय क्षेत्र में अपने ठीक ढंग से टहल फिर नहीं सकते यानी अपने संसदीय क्षेत्र का हाल नहीं जान सकते हैं, वह आखिर संसदीय क्षेत्र का भला कितना कर पाएंगे, यह एक बड़ा बिंदु रहा। क्योंकि अब इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे भी प्रत्याशी संसदीय चुनाव में उतारे जो न चल पा रहे थे न फिर पा रहे थे, यानी बीमार और बुजुर्गों को प्रत्याशी बनाया, जिसका खामियाजा अब भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे भी प्रत्याशी उतारे जिनको कोई जानता तक नहीं था, न उनकी भारतीय जनता पार्टी में अपनी कोई पैठ थी, न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनकी कोई पहचान थी, न समाज सेवा के रूप में उनका कोई कार्य उल्लेखनीय था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे यानी नए प्रत्याशियों से भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान उठाना पड़ा। अब जब जनता यानी मतदाता किसी सांसद से बेहद खफा है, बेहद नाराज है, तो भले ही प्रत्याशी बनाकर उतार दें, लेकिन वह आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी नहीं छू पाएगी, जिसका उसे एक अनुमान था कि 400 पार सीटें उसकी झोली में आ जाएंगी। अब वैसे देखें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से संसदीय चुनाव के मैदान में थे, लेकिन जिस तरह से तीसरे टर्म में यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को बनारस में जो जीत हासिल हुई है वह बहुत मामूली है। 1,52,000 वोटों से नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनारस से चुनाव जीत पाए हैं। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री के लिए जीत का यह आंकड़ा बेहद कम है। अब इसी की तुलना अगर दूसरे शहर से कर ले तो कानपुर एक शहर है जहां 2019 में भारतीय जनता पार्टी के सांसद सत्यदेव पचौरी ने 1,56,000 से अधिक से जीत हासिल की थी। तो एक सांसद के मुकाबले में प्रधानमंत्री अपनी वह जीत हासिल नहीं कर पाए जो पिछले संसदीय चुनाव में एक सांसद ने जीत हासिल की थी। तो उसकी तुलना में तीसरे टर्म में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में उतना बड़ा आंकड़ा यानी उतना बड़ा फासला भी नहीं तय कर पाए और 1,52,000 से जीत हासिल कर पाए बामुश्किल वाराणसी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी तरह से एक नहीं कई फैक्टर हैं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी इस संसदीय चुनाव में औंधे मुँह गिरी। गुजरात में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने एक ऐसा बयान दिया था, ऐसा भाषण दिया था जिससे देश के क्षत्रिय काफ़ी बड़ी तादाद में नाराज हो गए। क्षत्रियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस नाराजगी को कोई तवज्जो नहीं दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान क्षत्रियों ने कोई खास रुचि नहीं ली भारतीय जनता पार्टी में, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से भुगतना पड़ा कि वह 80 में से 33 लोकसभा की सीटों में विजय हासिल कर पाई, जबकि उसकी एक उम्मीद थी यानी भारतीय जनता पार्टी की यह उम्मीद थी कि कम से कम उत्तर प्रदेश में 70 से अधिक सीटें हासिल करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ठाकुरों की नाराज़गी, क्षत्रियों की नाराज़गी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ती दिखती रही। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दो क्षत्रिय नेताओं को इस नाराजगी को दूर करने के लिए लगाया भी, चाहे वह राजनाथ सिंह हो या उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या बराबर
उन क्षेत्रों में लगातार दौड़ करते रहे, लगातार सभाएं करते रहे, लगातार जाते रहे जहां क्षत्रियों की नाराज़गी दिख रही थी, लेकिन क्षत्रियों की नाराज़गी दूर नहीं हुई। यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है, जैसे रायबरेली में विधायक यानी जो उनकी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं अदिति सिंह, उन्होंने भी अपने आप को मौन रखा। यानी भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के बावजूद वह पूरी तरह से लोकसभा चुनाव 2024 में मौन धारण किए रहे। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया वह भी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में नहीं दिखे, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा क्षत्रियों की नाराज़गी का। तो इस तरह से आसानी से समझा जा सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो झटका लगा है, जो बड़ा झटका लगा है, उसमें प्रत्याशी चयन में बड़ी चूक का मामला सामने आ रहा है। क्योंकि यदि मतदाता और पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी की जो स्थानीय इकाइयाँ हैं यानी जिला इकाइयाँ, महानगर इकाइयाँ हैं, यदि वही प्रत्याशी को पसंद नहीं कर रही हैं, प्रत्याशी को पसंद नहीं कर रही हैं, चाह नहीं रही हैं, तो ऐसे में हाईकमान यदि थोप देगा तो निश्चित रूप से हाईकमान के थोपे हुए प्रत्याशी हार जाएंगे, यानी उनको हार का सामना करना पड़ेगा। और यही परिणाम सामने दिख रहे हैं कि हाईकमान ने स्थानीय इकाई और मतदाताओं की नाराज़गी को कहीं कोई महत्व नहीं दिया। जाहिर सी बात है कि इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। इसी तरह से कई संसदीय क्षेत्रों में अननोन पर्सन को प्रत्याशी बना दिया गया, जिससे भी भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाइयों में बड़ी नाराज़गी रही, जिसका खामियाजा या तो यह रहा कि भारतीय जनता पार्टी उस सीट को हार गई, या जीत का अंतर बहुत मामूली हो गया, या हार जीत का अंतर बहुत मामूली हो गया। जाहिर सी बात है कि यह नाराज़गी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को महसूस करनी होगी। अब भारतीय जनता पार्टी के आत्मचिंतन का समय है कि वह विचार करे, वह आत्ममंथन करे कि आखिर उसके यानी उसका जो 400 पार का आंकड़ा था वह कहाँ चूक गई, भारतीय जनता पार्टी कहाँ उससे गलती हुई, कहाँ चूक हुई। इसकी समीक्षा, आत्मविश्लेषण, आत्ममंथन भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। अब वैसे देखें तो 2024 के इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से काफ़ी दूर है। भले ही वह सहयोगी दलों को साथ लेकर सरकार बना ले, लेकिन स्वतंत्र रूप से यानी अपने मन से सरकार चलाने की उसकी कुव्वत नहीं दिख रही, यानी उसका साहस नहीं दिख रहा है। क्योंकि सहयोगी दलों की बिना राय मशविरा के, बिना परामर्श के भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई बड़ा फैसला लेने का साहस नहीं कर पाएगी। क्योंकि सहयोगी दलों को नाराज़ करने का मतलब है कि अपनी सरकार खोना। तो अब नरेंद्र मोदी भले ही तीसरे टर्म की अपनी सरकार बना लें, लेकिन वह बात नहीं रही जो 2019 में, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की संसद में थी। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।